मैं जोरदार स्वागत करूंगा हमारे आईटी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का सुनील शर्मा जी का स्वागत है। मंत्री जी आपका और आप सभी का स्वागत। आप अपने बिजी शेड्यूल से यहां पर आए और इस कार्यक्रम को और अच्छा और हसीन बनाया। ये मेरा पहला पैनल है। शुरुआत करने से पहले मैं याद करूंगा 22 तारीख की वो घटना जो पहलगाम में हुई। हमारे 26 लोग, निर्दोष लोग, मासूम लोग मारे गए। एक आतंकी घटना। संवेदना सबके उसके उस पूरे घटनाक्रम के लिए सभी की संवेदना, पूरा भारत उसके लिए रो रहा है एक तरीके से, और पूरा भारत आक्रोश भी रख रहा है उस पाकिस्तान के इस कृत्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़े डिसीजंस लिए हैं और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में, और वो समय आज कल का ही है, कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा और बड़ी तरीके से उस पूरी कृत्य और उस घटना का जवाब दिया जाएगा। सुनील शर्मा जी क्या मानते हैं, इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है कोई? जो घटना हुई है इससे शर्मनाक, कायराना घटना हो नहीं सकती। बेगुनाह यात्री हैं, घूमने गए हैं, बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने धर्म पूछ करके उन लोगों की हत्या की गई। बहुत ही बड़ा घिनौना षड्यंत्र है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसका गवाह है। पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में आप और हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या मिलेगा। क्या बात, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं। बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। देश का वातावरण बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास है। धर्म पूछ करके हत्या करने के पीछे आतंकवादियों का उद्देश्य है कि भारत में धार्मिक उन्माद लोगों में आए और गुस्सा हो, रिएक्शन। लेकिन ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये बहुत धैर्यशील है और विचारशील भी। पूरे देश में कहीं कोई प्रतिक्रिया इस क्रिया के विरुद्ध नहीं हुई। मैं देश के मुसलमानों ने भी कल जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में इस घटना का विरोध किया। सभी जगह लोगों ने कहा है कि इस कृत्य के साथ हम नहीं हैं। कश्मीर से लेकर चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे प्रांत हो, मैं उनको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समाज को बता सकें कि ये जो कर्म किया है इसके लिए भारत का मुसलमान जिम्मेवार नहीं, गुनहगार नहीं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह किया, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात कहता हूँ, भारत में 2 इस्लामिक संस्थान हैं जो पूरे विश्व में सर्वोच्च माने जाते हैं। एक दारुल उलूम देवबंद और एक दारुल उलूम बरेली। पूरे इस्लामिक जगत में 2 ही संप्रदाय माने जाते हैं कि देवबंदी है, बरेलवी। दोनों में से किसी ने भी अभी तक, यहां इमाम बैठते हैं, फतवा जारी करते हैं, सानिया मिर्जा कितना बड़ा स्कर्ट पहनेगी, इस पे भी उनके फतवे आ जाते हैं। शायद ध्यान होगा आपको। वो क्यों नहीं फतवा जारी करते कि इस प्रकार निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोग इस्लामिक नहीं हैं, और इस्लाम की भाषा में जो उन्होंने काफिर की परिभाषा दी है कि ये आतंकवादी काफिर हैं, ये चाहिए था दारुल उलूम को और दारुल देवबंद को और बरेली को कि वो ये घोषित करते। क्या बात, क्यों नहीं कर रहे? अगर यही काम कोई दूसरी समाज का व्यक्ति करता तो उनकी धार्मिक संस्थाएं, सर्वोच्च संस्थाएं, मैं समझता हूं कि इसकी निंदा करती।
क्या बात है। ये निंदा दारुल उलूम को और उनको बाकायदा फतवा जारी करना चाहिए कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये इस्लाम के नियम और सिद्धांतों के विरुद्ध है। बेगुनाहों की, निर्दोषों की, नियतों की धर्म के आधार पर पूछ करके हत्या करना, और जिन्होंने ये किया है वे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, तो हम माने। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इस किस्से को थोड़ा सा जोड़ूंगा। उस दिन जब 22 तारीख को ये घटना हुई, क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र से हूं, लोगों को उम्मीद होती है कि हर खबर सबसे पहले हमारे पास होगी, और थी भी। उस समय हमारे कई मित्र, हमारे कमरुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर कहीं, तो अचानक उनका भी फोन आया। मतलब मुस्लिम की संवेदनाएं देखिए, करीब करीब मेरे पास 10 से अधिक मुस्लिमों का फोन आया कि ऐसी घटना हो कैसे गई। नहीं, कल जुम्मा था, पूरे देश में मुसलमानों ने जुलूस निकाले, जामा मस्जिद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है, कश्मीर में भी प्रदर्शन किया है, हैदराबाद में भी प्रदर्शन किया है, काली पट्टी बांध करके विरोध प्रकट किया है। जब इस देश का मुसलमान ये कह रहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, तो मेरा कहना ये है कि दारुल उलूम बरेली और देवबंद क्यों नहीं कह रहे। सोचनीय विषय है। चलिए, क्योंकि शुरुआत उस विषय से करी, क्योंकि मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत का जी, क्योंकि ये इनिशियल है। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी और जवाब हम देते रहेंगे। घटना बड़ी थी, जवाब ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान के लोग अपनी पीढ़ियों को कह जाएंगे कि भारत से साथ छेड़छाड़ ना करना, ऐसा जवाब दिया जाएगा। क्या बात। एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान। कमर तोड़ देंगे आतंकवाद की और आतंकवादियों के आकाओं की। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के हाथ में इस वक्त देश की कमान है, बच नहीं पाएंगे। मैं यही कहूंगा कि देशवासियों को भरोसा रखना चाहिए। क्या बात। हमको अपना आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम बना करके रखना है, देश में एक शांति का वातावरण बना करके रखना है। अपराधी, आतंकवादी और उनके आकाओं को नेस्तनाबूद करके, मोदी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में कैसे मिलाते हैं हम लोग ये सब जानते हैं। क्या बात है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना आपका विभाग किस दिशा में पूरा कर रहा है। मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का विभाग है, और आत्मनिर्भर भारत की बात जब करते हैं तो हम सबसे पहली पंक्ति के लोग होंगे जिनको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा काम करना, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है। आज सब कुछ, अब तो एआई आ रही है। एआई तो लोग डरे हुए भी हैं, मैं कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। जब कभी कंप्यूटर आया था तब भी बहुत लोग डरे। एक वामपंथी नेता भाषण दे रहे थे, मैं निकल रहा था, तब ट्रेड यूनियंस का जमाना था कि भाइयों अगर कंप्यूटर आ जाएगा सबकी नौकरी खत्म हो जाएंगी, फैक्ट्री में बस कंप्यूटर रहेगा और बाहर चौकीदार में कुत्ता रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार के भाषण दिए गए थे। लेकिन कंप्यूटर से भारत को रोजगार मिला है, भारत के लाखों, और गति भी मिली है, एम्प्लॉयमेंट भी मिला। अगर एक जगह खत्म हुआ है तो उसकी जगह दूसरी जगह उससे ज्यादा जनरेट हुआ। ऐसी एआई से इफेक्ट आएगा, लेकिन जो मानव मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई को बनाने वाले, एआई को चलाने वाले भी तो मनुष्य हैं। मेरा एक भतीजा आईटी इंडस्ट्री, मेरे परिवार के सारे बच्चे आईटी इंडस्ट्री में। मैंने उससे पूछा भी तू क्या काम करता है, कहने लगे जी हम ये देखते हैं कि ये एआई ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। जिस कंपनी में एआई भी ठीक चल रहा है उसको देखने के लिए आदमी को बैठाना पड़ेगा। तो एआई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसमें लगातार और अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक आप इस विषय पर बहुत तरीके से प्रकाश डाल पाएंगे। आपने दो बातें रखी थी जब हम अभी बात कर रहे थे। आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, जी, इन दोनों में फर्क बताइए और कैसे इस पर काम हो सकता है इनिशियल। मैं दोनों कहता हूं, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है वो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत दोनों का। आत्मनिर्भर तो हम देश आजाद हुआ उससे पहले भी थे, विकास की कहीं ना कहीं कमी थी। मैं कहता हूं जब अपने लोगों में का हमसे गलती क्या हुई, बहुत सारी हुई। एक मैंने अभी भारत के संविधान की मूल प्रति देखी, तो जो मूल प्रति है वो इंग्लिश में
लिखी गई, बहुत सुंदर हाथ से लिखी है लेकिन टाइप को मात देती है। उसमें चित्र बनाए गए हैं, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और दुनिया का हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है और सबसे अच्छा लोकतंत्र हमारा है, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखा गया था। काश वह हिंदी या तमिल में होता तो और अच्छा रहता और खूबसूरती बढ़ जाती, क्योंकि भारत की जो भाषा है वो भाषा है मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, या उससे भी पुरानी भाषा है तमिल, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। प्राचीनतम ये हमारी भाषा है। जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो हम बैसाखी लगा करके अगर चलेंगे तो आत्मनिर्भर नहीं कहलाएंगे। अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमारी अपनी परंपराएं, अपने सिद्धांत, अपनी संस्कृति, उनको आधार मान करके आगे बढ़ेंगे, तब आत्मनिर्भर कहलाएंगे। आज हम बहुत खुश, मैंने एक जगह पूछा, एक डिबेट में स्कूल में गया था, मैंने कहा भाई ये बताओ कि एक ऐसे मुल्क का नाम बताओ जो दूसरे देश की भाषा में विकसित हुआ हो, जो अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरे की भाषा में विकसित हुआ, कोई एक देश का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं कि यहां भी लोग बैठे, ढूंढा नहीं मिलेगा। 5 सुपर पावर है, इंग्लैंड और जर्मनी, ये अमेरिका की भाषा है इंग्लिश, फ्रांस फ्रेंच में आगे बढ़ा है, रूस रशियन अपनी लैंग्वेज में बढ़ा है, चाइना अपनी में आगे बढ़ा है, सुपर पावर है। कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अपनी भाषा में है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अपनी भाषा में। हिंदुस्तान का विद्वान आदमी मानता है कि मैं अंग्रेजी में ही आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपनी भाषा में नहीं बढ़ सकता, और यहीं से हमारी गड़बड़ होती। हम बच्चे को रटने में लगा देते हैं कि बस मेरा बेटा इंग्लिश, इसको मुझे हिंदी भी ठीक से ना आती है, लेकिन मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, और उसके समझ में नहीं आ रहा है, जबरदस्ती हम उसको रटंत विद्या पढ़ा रहे हैं, उसके मस्तिष्क को ठप करने का काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमको अपनी मातृभाषा को अंगीकार करना होगा। लेकिन कहीं ना एक बात, ग्लोबल होने के लिए तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ना। क्या फ्रांस ग्लोबल नहीं है? चीन ग्लोबल नहीं है? आज सारी दुनिया, चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके आगे सब, अमेरिका भी घबरा रहा है उससे। तो वहीं पर आत्मनिर्भर आता है, क्योंकि ग्लोबल होने के लिए अगर आप अपने पर निर्भर करेंगे तो ग्लोबल होने में आसानी रहेगी। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हम दूसरे की बैसाखी लगा करके आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर तब, अब एक बात कहता हूं, आप प्राचीन भारत पे चले जाइए। 50 साल पुरानी बात करता हूं, मेरा जीवन गांव से आया। गांव विकसित नहीं था लेकिन आत्मनिर्भर था। कैसे था? गांव में किसान होता था, खेती करता था, अनाज पैदा करता था। उसी गांव में एक धुना होता था, एक जुल्हा होता था, एक नाई होता था, एक लुहार होता था, एक बढ़ई होता था। ये सब लोग होते थे। जब किसान को रुई निकल करके आई तो धुने को दे दी जाती थी, वो धुनता था। घर में सब चरखा चलाते थे। जब सूत बन गया तो जुलाहे के यहाँ चला गया, जुलाहे ने उसका कपड़ा बना दिया। जब मैंने बताया, मैंने कहा भैया रजाई बना दी, रजाई बना दी, चद्दर बना दी, चद्दर खेस बना दिया। फिर वो वहां से चला गया चिप्पी के यहाँ, चिप्पी उसको छाप देता था। जब किसान को जरूरत पड़ी कि मुझे अपने किसान के जो औजार हैं, फावड़ा है, हल है, उसको ठीक कराना है, तो लोहार के यहाँ जाता था। लोहार के यहाँ गया, वो उसको उसका काम करता था। जब उसको घर की चारपाई बनवानी है, कुछ और लकड़ी का काम कराना, तो कारपेंटर के जाता था। कारपेंटर, सब लोग एक परिवार की तरह काम करते थे। कोई कैश ट्रांजैक्शन किसी में नहीं होता था। लेकिन गांव के आदमी को गांव से बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। रास्ते नहीं थे, साधन नहीं थे, बस नहीं थी, ठीक है ना, सबका गांव। लेकिन गांव सेल्फ डिपेंड था। जब उसकी फसल उठ करके आती थी, तो जब फसल उसके किसान के अपने घर में जाने से पहले, ये जितने लोग हैं मैंने बताए, इन सबका हर किसान की फसल में से हिस्सा निकलता था, जिसको हम कहते थे फसलाना। ये उनका अधिकार होता था कि बढ़ई के भी जाएगा, लोहार के भी जाएगा, तेली के भी जाएगा,
धुने के भी जाएगा, जुलाहे के भी जाएगा। अब हुआ क्या, हमने लगा दिए बड़े बड़े मील, ये सब हो गए बंद। अब ये बेचारे कहाँ गए? ये आगे शहर की झुग्गियों में। अब शहर में क्या हो रहा है? अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो कनाडा जाते ही जो है ठीक होगा और दिल्ली में आती फिर बीमार होगा ना जब गाजीपुर के बराबर से निकलेगा। कूड़े का ढेर है। आप ये बताइएगा कि कोई भी शहर 500 साल पुराना होगा, कोई 200 साल पुराना होगा। आप किसी गांव में चले जाइएगा, वो हजारों साल पुराना होगा। गांव में कूड़े का ढेर देखा क्या? किसी ने देखा हो तो बता दो। आपको गांव में कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा, गांव का गंदा पानी नदी में जाता नहीं मिलेगा। विकसित नहीं है लेकिन आत्मनिर्भर है। गांव का आदमी जितना भी उसका कचरा है उसको रिसाइकलिंग करता है। रसोई का कचरा है पशुओं को, घर का कूड़ा कूड़ी पे, कूड़ी खेत में खाद का काम करेगी। हो ही नहीं सकता इकट्ठा। गांव का पूरा पानी नालियों के माध्यम से तालाब में, और वो तालाब में जो है धीरे 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 सारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। वहां वाटर लेवल ठीक है। तो क्या मानते हैं, रिवर्स में गियर डालें? नहीं, रिवर्स में गियर नहीं डालना। मैंने कहा ये हो गया आत्मनिर्भर भारत। अब मैं बात करता हूं विकसित भारत की। विकसित भारत कब होगा? जब ये गांव आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भी होगा। गांव का नौजवान, गांव में ही रोजगार मिलेगा, गांव में ही उद्योग होंगे, गांव में ही स्कूल होगा, गांव में ही अस्पताल होगा, गांव तक फर्स्ट क्लास लो फ्लोर बस जाएगी। हम कहानेंगे विकसित भारत। और मोदी जी इसको बना करके रहेंगे। आज गांव का काया पलट मोदी जी ने किया, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम शुरू किया था। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि गांव गांव तक सड़क जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लागू की और हर गांव में सड़क भेजी, हर गांव को सड़क से जोड़ा। मोदी जी ने प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय दे दिए। आज गांव में प्रधान का घर नहीं जाता, आज ग्राम सचिवालय बने हुए। हर गांव में, हर घर में टॉयलेट्स दे दिए, हर गांव में हम वाईफाई ले जा रहे हैं। मतलब गांव को हम इतना एडवांस कर दें कि गांव का आदमी शहर तक माइग्रेट ना करे। माइग्रेशन जब रुकेगा तब हम आत्मनिर्भर और विकसित होंगे। विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा। आत्मनिर्भर का है कि भारत को किसी की जरूरत ना, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अभी हम क्या है, गूगल किसका यूज कर रहे हैं? सबसे बड़े यूजर हैं हम इंटरनेट के। गूगल किसका है, व्हाट्सएप किसका है, और ये जो तीसरा है वो बहुत चल रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, किसके हैं? लेकिन उनमें एक्चुअली इसमें थोड़ा एक गैप है। गैप ये है कि मैं कहना चाहता हूं गैप नहीं, ये सब चाइना में क्यों नहीं है? ये सब चाइना में नहीं, चाइना में सब कुछ अपना है। तो मोदी जी जो सोच रहे हैं, आज आप देखिएगा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मोदी जी ने बिल्कुल खजाना खोल दिया। मैं सबके बीच में बता रहा हूं, क्योंकि कोविड में जो सप्लाई चेन बाधित हुई, मोदी जी को लगा कि ये बहुत चिप के बिना तो कुछ बनता नहीं है। यहाँ जितने आइटम्स हैं, मेरे हाथ में ये, इसमें भी चिप है, आपके मोबाइल में भी चिप है, लाइट में भी चिप है जी, सामने स्क्रीन लग रहा है, इसमें भी चिप है, हर चीज में चिप है। और वो कहां से ले रहे हैं? ताइवान से। कल को कोई स्थिति होगी तो सब कुछ ठप हो जाएगा। मोदी जी ने कहा आओ भारत में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाइए। क्या करेंगे जी हम? मोदी जी ने कहा कि जितना आपका खर्चा होगा उसका 50% भारत सरकार देगी, यानी कि 100 रुपए यदि आपके प्रोजेक्ट पे खर्चा है तो 50 रुपए भारत सरकार देगी। योगी जी ने कहा आप उत्तर प्रदेश में आओ, जितना भारत सरकार देगी उसका 50% से लेकर 60% तक प्लस करके हम और देंगे, यानी कि 100 रुपए में 50 रुपए भारत सरकार ने दे दिए, 25 से 30 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिए। अभी हमने 30 तक का भी एक प्रस्ताव पास फॉक्सकॉन के लिए हमने दिया, 80 रुपए दे दिए। यही नहीं रुके,
योगी जी ने कहा कि जितनी से जमीन होगी उसका 75% लैंड हम आपको फ्री देंगे। आप अपने एम्प्लॉइज के लिए मकान बनाएंगे, उस पर हम सब्सिडी देंगे। आप जो बाकी 15 पैसे बचे जो आप खर्च करेंगे, उस पर जो लोन लेंगे उसके ब्याज पे भी हम सब्सिडी देंगे। मतलब आप केवल उत्पादन कीजिए, चिप्स का मालिक बनिए, पैसा हम दे रहे हैं। क्यों? कोई कहेगा भाई ये तो व्यापार का क्या तरीका, अब सारा पैसा तो गवर्नमेंट ने दे दिया, और हम तो कह रहे हैं कंपनी मालिक से कि भाई तू मालिक पैदा कर। भारत आत्मनिर्भर हो। अब आप मैं कह सकता हूं कि किस हद तक जाकर के मोदी जी और हमारी सरकारें देश को आत्मनिर्भर करने पे काम कर रही हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। आज इन्वेस्टर की पहली चॉइस उत्तर प्रदेश है। अभी हमने EMC 1 बना दिया, EMC 2 बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। एक मेरा ये मानना है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है, मैं काउंसिल करता हूँ बेसिकली। कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, फिर अधिकतर मैंने देखा आसपास के लोग जो चला गया वो वापस नहीं आता, बहुत कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गैप है जिसको भरने की आवश्यकता है सरकारों की तरफ से। देखिएगा, इसमें मैं एक बात कहूंगा, कोई बुराई नहीं। तो फिर तो फेसबुक में जो 20% स्टाफ है वो भारत का ही है, तो अपना ही हुआ, उसको मान लेते हैं। नहीं, अपना नहीं मान सकते। स्टाफ नौकर है, मालिक नहीं है ना। हमारा जो डाटा है, देश का डाटा, वो पूरा गूगल के और फेसबुक के पास है ना, स्टाफ के पास तो नहीं है। तो उस पर फिर डेटे पर तो राजनीतिकरण शुरू हो जाता है कि भारत के पास डेटा आया तो जो सत्ता में बैठा होगा वो उसका दुरुपयोग करता है या करेगा। मतलब ऐसे अमेरिका नहीं करेगा, आरोप लगते हैं। अमेरिका नहीं करेगा, अपने देश की सरकार दुरुपयोग कर लेगी। भरोसे वाली बात। जो इस प्रकार की बात कहते हैं वो उनकी बचकाना मस्तिष्क है। कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका डाटा बाहर जाए। हमारा डाटा या जिन देशों का डाटा बाहर जा रहा, उसको बचाने के लिए हमारा अपना इंटरनेट हो, सारी अपनी व्यवस्थाएं हो। हमको इस पर काम सरकारें सोच रही हैं, कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। एम्प्लॉय होने से, जहां तक आपने कहा कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, लौट कर नहीं आते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे भी 2 भतीजे अमेरिका में थे, एक को 12 साल हो गए थे, एक को 8 साल हो गए। मैं तो दोनों को ले आया वापस। दोनों अब यहीं नौकरी कर रहे हैं, IT इंडस्ट्री में बढ़िया। उन पर अपना मकान, अपनी गाड़ी, सब कुछ फर्स्ट क्लास। मैं गया इसमें, मैं कभी देश से बाहर नहीं गया तो पहली बार US गया और मैंने वहाँ उसको देखा। US भारत से 3 गुना क्षेत्रफल है और US की आबादी भारत से 1/3 से भी कम है। अगर इतनी जनसंख्या US की हो तो US के भी हालत खराब हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त आवास दे रहे हैं, मुफ्त आयुष्मान हेल्थ कवरेज दे रहे हैं और मुफ्त टॉयलेट्स दे रहे हैं। इस सब के बावजूद भारत कितना कर रहा है, ये हमारी और हमारी सरकार की, माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मान सकता हूँ। बच्चे अमेरिका जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका नहीं, हमारे नौजवान पूरी दुनिया में जाएं और बस जाएं और वहीं भारत बनाएं। हमारे पास ह्यूमन पावर है ना, हम 140 करोड़ हैं, हम ज्यादा से ज्यादा, हमारा तो ये जो स्किल इंडिया है उसका उद्देश्य ये है कि हम उनको स्किल करें और विदेश में भेजें, वहां कमाओ। हिंदुस्तान में भी फॉरेन करेंसी आएगी, इसमें कोई बुराई नहीं। तो फिर वो जो आपने कहा ना कि रोजगार सृजन करना है, तो उस दिशा में अगर सारे वहीं बस गए जाके तो भारत बढ़ जाएगा ना इधर उधर। आपने जैसा कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर तो बन जो जाए। टैलेंट है वो तो बाहर जा रहा है और वो बाहर भारत बना रहा है, तो ये भारत तो रह गया ना। नहीं, ये भारत नहीं रह सकता। यहाँ की हम 140 करोड़ हैं, थोड़े दिन में 160 करोड़ हो जाएंगे। हमारे पास युवा शक्ति है, दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी मैन पावर है, उस मैन पावर का हम पूरे दुनिया में प्रयोग कर सकते हैं। पूरी दुनिया को हम उस मैन पावर से कंट्रोल कर सकते हैं।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर हम अपना वर्चस्व बना सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। आवश्यकता है कि उस युवा का देश सही उपयोग कर सके। बसने से कोई दिक्कत नहीं होती। आज भी सुनीता विलियम्स के तो जन कब गए होंगे, हम कह रहे हैं इंडियन है। तो अगर पूछा जाए, माना एक आपसे आपकी परिकल्पना पूछी जाए कि सुनील शर्मा जी की भारत को लेकर क्या परिकल्पना है, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो मैं मुकम्मल भारत कह पाऊंगा उसको। भारत को भारतीयता के आधार पर आगे बढ़ना है। मोदी जी ने उसकी शुरुआत की। अभी नई शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई विश्वविद्यालय विवश नहीं करेगा और बच्चा अपनी मातृभाषा में आगे। हमको अपनी जो भारतीय पद्धतियां हैं उनको रिफाइंड करना होगा। अगर उनको लेकर के हम आगे चलेंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। नकल करके नहीं बढ़ सकते। नकल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको अपनी, ठीक है वैज्ञानिक शोध बाहर ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हमें ग्रहण करना होगा, सारी चीज़ों को ग्रहण, पर इसके लिए ज़रूरी कहाँ है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ दें। हमको शहर में आके नौकरी करनी है, कोठी बनानी है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी कि हम अपने माँ बाप बहन भाई को लात मार के भगा दें। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देश क्या सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं सुनील शर्मा? चैलेंज एक है, देखिएगा मैं बताना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, दक्षिण भारत से थे, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था, कुशल पॉलिटिशियन थे। कश्मीर के इशू को लेकर के जिनेवा में पाकिस्तान भारत को घेरने वाला, कुछ बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे। भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करे, कौन भारत के पक्ष को वहां जो पूरी दुनिया की पंचायत है उसमें मजबूती के साथ, कुशलता के साथ रख सके। जब ये पीवी नरसिम्हा राव के सामने संकट आया तो उन्होंने चयन किसका किया? नेता प्रतिपक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये दुनिया की एकमात्र मिसाल होगी कि किसी देश का पक्ष रखने के लिए उस देश का नेता विपक्ष गया। अंता प्रधानमंत्री जाते, विदेश मंत्री जाते, भारत सरकार का कोई मिनिस्टर जाता, लेकिन मिनिस्टर को ना भेज करके अटल जी को भेजा। और अटल जी का राष्ट्रभक्ति कितनी थी और कितनी राष्ट्र के प्रति उनके जिम्मेवारी का भाव था, उसके लिए राजनीतिक हित उसको उन्होंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया। कितना बड़ा खतरा था अटल जी के लिए कि अगर वहां कुछ ठीक से भारत की बात ना हो पाती या भारत के विरुद्ध कुछ वहां निर्णय हो जाता तो सारा का सारा ठीकरा अटल जी के सिर पे फूटता कि अटल जी गए सत्यानाश कर दिया। ये रिस्क लिया ना, और अटल जी के सिर पे फूटता, अटल जी की पार्टी का नुकसान होता। लेकिन अटल जी की सोच क्या थी कि मैं और मेरी पार्टी का लाभ और हानि नहीं देखना, मुझे देखना है अपने देश की बात को रखना, और मैं जाऊंगा। अटल जी गए और उन्होंने कुशलतापूर्वक भारत का पक्ष रखा और भारत उसमें कामयाब हुआ। लेकिन जब भारत के राजनीतिक दलों की सोच अटल बिहारी वाजपेयी जैसी होगी, राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में भारत की बुराई करते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं की बुराई करते हैं। सबसे बड़ी बाधा देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये राजनीतिक दलों की निहायत व्यक्तिगत, पारिवारिक और दलीय जो सोच है वो राष्ट्र हितों से ऊपर है। ये सोच सबको बदलनी पड़ेगी। सबको अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों से सीख लेनी होगी और उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो, सिद्धांत कोई भी हो, सोच कैसी हो, सोच ऐसी हो, मेरा दल, मैं बाद में, देश पहले। तो सौहार्द जो पहले आपने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और ये हुआ भी था। लेकिन अभी आप पर विपक्ष आरोप लगाता है कि वो सौहार्द की भावना पार्टियों में रह नहीं गई है।
एक सरकार आती है तो दूसरे को खींचती है, दूसरी सरकार जब वापस आती है तो उसको खींचती है। तो ये खींचतान में कहीं देश ना सफर कर जाए। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष हो या कोई भी दल हो, उसको ये डर होना चाहिए कि मैं सत्ता में बैठ करके अगर लूट खसोट करूंगा, मैं चारा भी खाऊंगा, ठीक है जी, मैं तेल भी खा जाऊंगा और मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है मैं तब तक बचा रहा हूं जब तक मेरी पार्टी की सरकार है। ये डर हर राजनीतिक दल के दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर हैं वो कानून से ऊपर हो गए, वो कुछ भी करेंगे उन पर कुछ नहीं होगी, बाकी सब पे कार्रवाई होगी। ये तो नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं। अगर ये होगा तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा। आज अगर किसी पर कार्रवाई हो रही है, ये सब जानते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट, हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है, वो सरकार से के दबाव में काम नहीं करते हैं। अगर कोई निर्दोष है तो न्यायपालिका उसको बरी कर देगी, लेकिन अभी तक कोई हुआ तो नहीं। सब पे मामले चल रहे हैं, क्यों डरते हैं? इसका मतलब तो ये होगा कि जो सरकारों में रहेंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये फिर ये इसका एक संविधान में संशोधन करके प्रस्ताव पास कर दो तो ठीक है। हर तरफ परिवर्तन की बयार है, चारों तरफ परिवर्तन देखने को मिलता है। आप भाजपा से हैं तो आप 2014 से शुरुआत करेंगे, कांग्रेस वाले उससे पहले की शुरुआत करेंगे। राजनीति में बदलाव आया क्या इन दिनों में? पहले, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में, आप समझेंगे उस गैप को, क्योंकि जनरेशन गैप तो हर जगह होता है। नहीं, जनरेशन गैप होता है, लेकिन मैं जो समझता हूं, मैं विचारधारा की बात करूंगा। राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन आया है तब में और अब में, पहले के दिनों में और अभी के 10 साल का ले लीजिए, 15 साल का ले लीजिए। देखिए, परिवर्तन तो आएगा, क्या देखते लोगों हैं को अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। दो बात कहूंगा मैं, हमारे यहाँ राजनीति का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है परिवारवाद। ये जो दलीय परिवारवाद चल रहा, अभी संसद में अखिलेश जी ने व्यंग कसा हमारी पार्टी पे, तो माननीय अमित शाह जी ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। कह लगे भाई आपको तो 5 परिवार के लोगों को बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है, और हमारे 14 करोड़ सदस्य हैं। वहां से एक प्रक्रिया के तहत होते होते जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा, बीजेपी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा बता दीजिए जिसके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो या प्रदेश अध्यक्ष रहे हो। जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी या और लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, आप ढूंढोगे, खोजोगे। लेकिन जो दूसरे दल हैं उनकी प्राथमिकता परिवार बन गई, और जब तक परिवार प्राथमिकता रहेगी तब तक वो न समाज का अच्छा भला कर सकते हैं न देश का भला कर सकते हैं। इस परिवर्तन की तो आवश्यकता है। एक बात जो अभी हो नहीं पा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी, चूंकि परिवार की पार्टी कभी ना रही ना कभी हो सकती, उसको छोड़ करके, इसलिए बीजेपी को लोग पूरे देश में अब स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन एक आएगा कि जो तुष्टीकरण हुआ इस देश में, लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अब इंसाफ और इंसानियत चलेगी। न्याय की पद्धति पे काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप न्याय की पद्धति से हट करके वोट की बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अगर आप राजनीति करोगे तो खत्म हो जाओगे। ये भारत की जनता ने संदेश दे दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने, शर्मा जी ने पूरा पांडित्य का ज्ञान लगाते हुए तमाम मुद्दों पर बहुत सही और बेहतर जवाब दिए, और पूरा एक जो समीकरण होने चाहिए, एक सवाल के सही जवाब होने चाहिए, उसको बाखूबी उतारा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में आप आए, आपने शोभा बढ़ाई इस कार्यक्रम की। धन्यवाद।